हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। 500 क्वेश्चंस की सीरीज में पी ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहा है हमारा, एज यू नो। और आज हम बात करेंगे ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली के बारे में, उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस साल आ सकते हैं एंड उनका डिस्कशन करेंगे हम विद आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलने वाले हैं पी ब्लॉक से। एंड इस साल सैम्पल पेपर में 12 मार्क्स का पी ब्लॉक दिया हुआ है। तो पहले 8 नंबर का आता था और अब इस साल 12 मार्क्स के आने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर। तो उसमें जो मार्किंग स्कीम है वो बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन में रहती है। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बेस्ड आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको अब बताने वाली हूँ, एंड दूसरे स्ट्रक्चर बेस्ड आते हैं, एंड तीसरा कंप्लीट द रिएक्शन फॉर्म में आता है। तो मैं तीनों ही पैटर्न आपको ग्रुप वाइज करा रही हूँ। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे तो आपका कोई भी ग्रुप जो है, एक भी नंबर जो है वो पी ब्लॉक में नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्चुअल पार्ट से। पहला क्वेश्चन है, व्हाई कैन नॉट फ्लोरीन अटेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एंड +6? एज वी नो, हैलोजन फैमिली इज हैविंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और एस्टेटाइन भी होता है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसे हम डिस्कशन में नहीं लेते। तो फ्लोरीन जो है वो टॉप एलिमेंट है, सबसे ऊपर सबसे छोटा एलिमेंट है। एंड हमें मालूम है कि फ्लोरीन जो सबसे टॉप वाले एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक में, वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी उनके साथ मैच नहीं करते हैं, काफी प्रॉपर्टीज में अलग हो जाते हैं, विच इज कॉल्ड द एनोमैलस बिहेवियर। तो यहाँ फ्लोरीन भी जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 रहती है, +6 क्यों नहीं जाती? तो वैसे तो कॉमन जो है वो -1 है, लेकिन पॉजिटिव में यदि कहीं आएगी तो +4 +6 भी हमें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि एक तो वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, एंड सेकेंडली उसमें डी ऑर्बिटल की कमी रहती है, डी ऑर्बिटल उसमें नॉन अवेलेबल है। दैट्स वाई वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपेंड भी नहीं कर सकता, इवन प्लस में भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि प्लस पॉजिटिव वैलेंसीज वहां आएंगी जहां पर थोड़ा इलेक्ट्रॉन देने की संभावना हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल ही नहीं सकता। सिर्फ एक कंपाउंड को छोड़कर कहीं भी फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है। दैट्स वाई नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल एंड द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, ये 2 चीजें इसे क्या बना रही हैं, इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +4 या +6 कहीं भी नहीं आती। Coming to the second question, why do different elements in the halogen group have different colors? Yes, very important. Halogens के अपने अलग कलर्स होते हैं। फ्लोरीन का येलो कलर होता है, क्लोरीन का ग्रीन कलर दिखाई देता है, ब्रोमीन ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की होती है, और आयोडीन जो है वो वॉयलेट कलर। एंड फिजिकल स्टेट भी इनकी अलग अलग है। फ्लोरीन क्लोरीन जो है वो गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ब्रोमीन वाटर जिसे कहते हैं, एंड आयोडीन जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो जैसे जैसे मास बढ़ता है डाउन द ग्रुप, इनका मोलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा, उनकी सॉलिड जो फिजिकल स्टेट है वो भी चेंज हो जाती है। तो खैर अभी हम बात करें इनके कलर्स की। तो बेटा केमिस्ट्री में आप हमेशा कलर का आंसर जो है वो 2 पॉइंट्स पर दोगे, एक इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड स्टेट के बेस पर, एंड सेकेंड कहीं कहीं कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आप देखोगे कि वाटर भी कलर लाने में पावर होती है, कलर दे सकता है क्रिस्टलाइन कंपाउंड में। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हैलोजेंस जो हैं, जब उनके ऊपर लाइट रेज, व्हाइट लाइट या कोई येलो लाइट, मतलब कोई भी लैंप की लाइट या सनलाइट फॉल होती है, तो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके किसी एक्साइटेड स्टेट में, किसी आउटर ऑर्बिट में चला जाता है। एंड क्योंकि वो तो उसकी स्टेबल स्टेट नहीं है, वहां से इलेक्ट्रॉन जब अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा
तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी, ली थी, उतनी ही एनर्जी वो रेडिएट भी करेगा। दिस इज द रियल कॉज ऑफ द रेडिएशन और डिफरेंट कलर्स ऑफ द डिफरेंट हैलोजन एलिमेंट्स। अब क्योंकि हर एक की एनर्जी लेने की पावर अलग अलग होती है, तो इसलिए उनके डिफरेंट कलर्स हमें नजर आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉज है ये। और ये खाली यहाँ नहीं, जहां भी आपको कलर्स का कोई क्वेश्चन नजर आएगा हैलोजन को लेकर या कहीं भी कि लैंप पर या किसी बर्नर पर इनका कलर क्यों आ रहा है, सोडियम का, बेरियम का आते हैं कलर्स, स्ट्रोंशियम के कलर्स आते हैं, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर स्टेट पर जंप करके जाते हैं एंड रिटर्न करते हुए उतनी ही एनर्जी को रेडिएट करते हैं, और वो रेडिएशन जिस फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा वही कलर हमें नजर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, स्ट्रॉन्ग? क्योंकि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, पहले तो ये ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए पहले उसकी तह तक पहुंचो कि भाई पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मीन्स जिसका रिडक्शन फास्ट होगा, दैट विल वर्क एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा है और फ्लोराइड आयन बना रहा है, और क्लोरीन की भी नेचर यही है कि इलेक्ट्रॉन लेता है और क्लोरीन क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है। लेकिन भाई इनमें से बेटर कौन है? जो जल्दी लेगा वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। करते दोनों ही हैं, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से, इसलिए दिस विल वर्क एज मोर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई इज ICl मोर रिएक्टिव देन Cl2 या आयोडीन? मैंने आगे इनकम्प्लीट छोड़ दिया, या तो वो कंपेयर कर सकते हैं आयोडीन से या Cl2 से, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ दिया। मीन्स जो भी हैलोजन एलिमेंट से वो कंपेयर करा रहे हैं मॉलिक्यूल से, आयोडीन या क्लोरीन से, ये ICl जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो उन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों होगा ऐसे? क्योंकि एक चीज यहाँ जैसे मैंने कलर की आपको बताई कि हमेशा ध्यान रखना कलर के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेड वाला पार्ट, ऐसे ही बॉन्ड, यदि कोई भी कंपाउंड रिएक्टिव है ज्यादा, तो इन दैट केस आप हमेशा उसको फोकस करोगे उसके बॉन्ड पर, सर्च करना कि उसका बॉन्ड जल्दी टूटता तो नहीं है किसी वजह से। जिन कंपाउंड्स के बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, चाहे वो H आयन देने की पावर हो, चाहे रिडक्शन की पावर हो, चाहे ऑक्सीडेशन की पावर हो, वो बॉन्ड की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो I और Cl क्योंकि ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है एंड बन तो जाते हैं लेकिन जल्दी टूट भी जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, बिकॉज बॉन्ड जो है वो स्टेबल नहीं है। यहाँ पर वेरिएशन इन द नेचर, वेरिएशन इन द साइज है, I का साइज बहुत बड़ा है Cl से कंपैरेटिवली, तो यहाँ जो बॉन्ड बना है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा, इसलिए ये कंपैरेटिवली दूसरे मॉलिक्यूल आयोडीन या क्लोरीन से कम स्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हैलोजन से हों या सल्फर वाले पार्ट के हों या फास्फोरस के पार्ट के हों या इवन अभी जो आप 18th ग्रुप पढ़ोगे उसके हों, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको 100% मिलने ही वाला है, चाहे ड्रॉ करने के लिए आ जाए, चाहे आपसे रीजन पूछ लें उससे बेस्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो उसकी शेप पर ही बेस्ड है। ICl3, मैंने तो एक एग्जाम्पल लिया ICl3 का, आपको इसकी पूरी टेबल शेप की याद करनी पड़ेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी ICl3 का मॉलिक्यूलर शेप जो है वो एक्सप्लेन करिए, डिड्यूस करिए। तो चलिए देखते हैं ICl3 की क्या शेप होती है। ICl3 में I जो है वो सेंट्रल एलिमेंट है जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं, और टोटल इसका जो बॉन्ड पेयर हो गए इलेक्ट्रॉन के वो 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज हैविंग इन द अराउंड द सेंट्रल एलिमेंट। तो इसकी जो शेप अराइज होगी इसकी वजह से वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंड जिसे हम टी शेप भी कहते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन आती है इसकी sp3d I की, और ये है इसकी शेप, टी शेप आ जाती है, ये टी की लाइन हो गई और ये ऐसे
इसका लंबा डंडा हो गया, तो ये टी शेप आ रही है ICl3 की, एंड इट इज हैविंग 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स, ये आयोडीन पर। इसलिए ये 2 लोन पेयर की वजह से ये Cl जो है वो तीनों क्या हो जाते हैं कि स्ट्रेट लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं, 90 डिग्री एंगल है तीनों के बीच में। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर इसकी शेप को, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखिए। टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, आप कहोगे तो मैं टेबल भी दे दूंगी आपको, अदरवाइज एनसीईआरटी में दी है, आप उनकी शेप जो है वो याद करके रखिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। व्हाई डज फ्लोरीन फॉर्म ओनली 1 ऑक्सो एसिड? ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं मालूम ही होगा। ऑक्सो एसिड वो एसिड है जिसमें से एच आयन जो एक्वस सॉल्यूशन में निकलता है वो ऑक्सीजन से डिटैच होकर निकलता है, ना कि सेंट्रल एलिमेंट से। तो फ्लोरीन का जो ऑक्सो एसिड है वो एक ही ऑक्सो एसिड बनता है, इसमें एक ही बनाता है ये, और बाकी सब तो 3-3 4-4 बनाते हैं। ये टेबल मैंने यहाँ पर दी है आपको। फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड है HOF, ठीक है, और कोई नहीं है ना उसके साथ है क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन के साथ, किसी के साथ नहीं है कोई भी, और कोई टाइप ही नहीं है इसमें। क्लोरीन के 4 हैं, ब्रोमीन के 3 हैं, आयोडीन के भी 3 हैं, क्लोरीन सबसे ज्यादा 4 डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स बनाता है। तो ऐसा क्यों है कि जो फ्लोरीन है दैट इज ओनली फॉर्मिंग अ 1 ऑक्सो एसिड? व्हाई? क्योंकि भाई इसका साइज बहुत छोटा है फ्लोरीन का, और ये अपनी अभी हमने बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सीड नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि डी ऑर्बिट नहीं है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर जो है वो सबसे हाई है। तो इसलिए सिर्फ इसमें एक ही बन पाता है हाइपोफ्लोरस एसिड HOF, ठीक है। फ्लोरीन में और कोई कैपेसिटी है ही नहीं और कोई बनाने की, क्योंकि डी ऑर्बिटल भी नहीं है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ कैन यू अकाउंट फॉर द एनोमैलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन? फ्लोरीन अपने ग्रुप में अलग बिहेवियर क्यों शो कर रहा है? ये तो आई थिंक सबको आंसर्स इसके पता होंगे कि ऑक्सीजन हो 16 ग्रुप में, या 15 में नाइट्रोजन हो, 17 में फ्लोरीन हो, ये सब अपनी फैमिली से ज्यादा मैच नहीं करते, उनकी बनती नहीं है, बल्कि थोड़ा बगावत सी रखते हैं। लेकिन कोई वजह तो होगी ना बगावत करने की, तो वो क्या वजह है कि स्मॉल साइज होना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना सबसे ज्यादा, डी ऑर्बिटल की नॉन अवेलेबिलिटी, बेचारे बढ़ा ही नहीं सकते, अपने हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कर ही नहीं सकते शो, एंड IE वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। इन वजहों से, इन कारणों से, इन रीजन से फ्लोरीन जो है वो अपनी फैमिली से मैच नहीं करता, विच इज कॉल्ड द एनोमैलस बिहेवियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Fluorine has highest electronegativity but its electron gain enthalpy is lesser than chlorine. Although फ्लोरीन जो है वो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है हाईएस्ट, फिर भी क्लोरीन जब बारी आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तो पता चलता है क्लोरीन जो है वो टॉप पर चला जाता है और फ्लोरीन जो है वो नीचे रह जाता है। ऐसा क्यों हो गया भाई? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है, इतना छोटू सा होता है फ्लोरीन, कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने झगड़े ही नहीं निपटा पाता, और बाहर से जो इलेक्ट्रॉन एक और आना है उसको इतना अच्छा अट्रैक्शन फोर्स नहीं दे पाता। हमारे इसमें भी तो ऐसे होता है कि यदि अपने घर में झगड़े ज्यादा हो रहे हो तो कोई गेस्ट आ जाए तो हम उसका वेलकम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने ही झगड़ों में लगे हुए हैं। ऐसे ही फ्लोरीन के साथ है। फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन फोर्स को ही निपटाने में लगा रहता है, उसको ही कम करने में लगा रहता है। तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर से एक और लेके कंप्लीट होना चाहता है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्सफुली उसके लिए अट्रैक्शन फोर्स नहीं दे पाता, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम हो जाती है।
ठीक है। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं? एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से जब कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, चाहे वो अनस्टेबल ही हो, कुछ टाइम के लिए बने लेकिन बनता है, दैट इज कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इनकी प्रिपरेशन की कोई रिएक्शन देनी है आपको इसमें, तो वो मैंने आगे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में दे रखी है, आप वहां से नोट कर सकते हैं, नहीं तो बुक से भी याद कर सकते हैं। तो दिस इज टोटली लर्निंग पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन वाटर। क्लोरीन को हमने क्या किया? लिक्विफाई किया, देन इट इज कॉल्ड द क्लोरीन वाटर। वैसे रूम टेम्परेचर पर वो गैस की फॉर्म में होता है। तो जो क्लोरीन वाटर है उसको यदि हम काफी दिनों तक रखे रहें, उसको यूज ना करें तो रखे रहें ऐसे, तो पहले तो वो क्या हो जाता है, वो अपने येलो, उसका होता है येलो कलर, लेकिन वो धीरे धीरे उसका येलो कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन जो है वो जब हमने डिजोल्व किया वाटर के अंदर, धीरे धीरे जब हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं, देन धीरे धीरे क्या होगा, उसका वाटर के साथ रिएक्शन हो जाएगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू HCl एंड HOCl। हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। और ये दोनों ही क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, नेचर मतलब उनका कलर नहीं होता। तो जो क्लोरीन का कलर आ रहा था, येलो कलर दिखाई दे रहा था पहले क्लोरीन की फॉर्म में रहने की वजह से, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है, वो वेस्ट बेकार हो जाती है, फिर हम उसे क्लोरीन की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। वो हमारे लिए बन गया HCl और HOCl। इसीलिए केमिकल्स की भी जो लैब में यूज किए जाते हैं केमिकल, उनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है, वो भी खराब हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद यदि आप उसे टाइमली यूज ना करें, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, कहीं और रिएक्शन हो जाएगी, कहीं ऑक्सीडेशन हो जाएगा सनलाइट से, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए लैब में भी बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, लैब के सामान के साथ बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है उन्हें। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक करेक्टर हमें बताना है, इंक्रीज होते हुए ऑर्डर बताना है HF से HI तक। तो भाई HF जो है वो सबसे वीक एसिड है और HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आप कहोगे ये क्या हुआ, HI सबसे स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? हम तो लैब में हमेशा ये पढ़ते हैं कि HCl ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। HI को एक्चुअल में इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसे हैंडल करना लैब में ज्यादा मुश्किल है, इसलिए ऑन एन एवरेज वैल्यू HCl को लिया जाता है। अदरवाइज जो उसकी एसिडिक पावर है वो HI की सबसे ज्यादा होती है। अब मैंने आपको अभी पहले के क्वेश्चन में ही समझाया था कि हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक कंडीशन कैसे पता चलेगी? जो बॉन्ड उनके बीच में बन रहा होगा उसके बेस पर। H और I के बीच का जो बॉन्ड है वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि I का साइज बहुत बड़ा है और H बहुत छोटा सा है, तो दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पाता, इसलिए बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। और जब जल्दी H आयन निकलेगा दैट मीन्स मोर एसिडिक करेक्टर। ऑन द अदर हैंड HF जो है वो दोनों लगभग सेम साइज, छोटे छोटे हैं, फ्लोरीन भी छोटा सा है, H भी छोटा सा है, उनके बीच का बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है, तो H वो जल्दी रिलीज नहीं करता क्योंकि बॉन्ड स्टेबल है, दैट्स वाई ये वीक एसिडिक करेक्टर शो करता है। ठीक है ना? ऐसे आप बॉन्ड के बेस पर, बॉन्ड डिसोसिएशन के बेस पर आप उनका नेचर एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक बार आपको यदि ये चीज समझ आ गई तो आप, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन में आप आंसर दे पाओगे, आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरीन हैज लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देन क्लोरीन। फ्लोरीन के बीच में जो फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक हो जाता है, और क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड है थोड़ा देर से ब्रेक होता है। मीन्स फ्लोरीन को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड कम एनर्जी की जरूरत है क्लोरीन रेदर देन क्लोरीन। तो अगेन द सेम आंसर, फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन के वो एक दूसरे को इतना रिपेल करते हैं कि वो बॉन्ड को जल्दी ब्रेक कर देते हैं, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड को। ठीक है, तो साइज बहुत स्मॉल होने की वजह से रिपल्शन फोर्सेस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जबकि क्लोरीन में साइज थोड़ा बड़ा होता है तो ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है।
नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको रीजनिंग क्वेश्चन कंपैरेटिवली दूसरे ग्रुप से कम मिलेंगे। क्लोरीन के मैंने आपको दिखाया था अभी बहुत सारे अलग अलग क्या हैं, ऑक्सो एसिड्स हैं, HOCl है, HClO3 है ना, 4 डिफरेंट है, ClO2, HClO4 है ना, डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स हैं। अब HOCl से लेकर यहाँ तक कहीं भी आप कोई भी कंपाउंड आ जाए, ऑक्सो एसिड आ जाए क्लोरीन के लिए या ब्रोमीन के लिए, और आपसे ये पूछें कि ये वाला जो HClO4 है या HClO3 है वो कंपैरेटिवली HOCl से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सबका रीज़न सेम है, ठीक है, सबका मालिक एक, सबका रीज़न सेम कि H आयन देने के बाद ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बन रहा है, क्योंकि इसका जो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है सेंट्रल मेटल आयन की, उतनी उसकी स्ट्रॉन्ग पावर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है, H आयन देने की पावर बढ़ जाती है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है मॉलिक्यूल में। और ये भी ध्यान रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस बनता है वो उतना ही वीक होता है, ठीक है। तो HClO4 का जो कंजुगेट बनेगा ClO4 माइनस, वो जितना ये स्ट्रॉन्ग है उतना ही वो वीक होता है, एंड जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट Cl की बढ़ती चली जाएगी उतना उसकी स्ट्रेंथ एसिडिक पावर भी बढ़ती चली जाती है। तो इट मीन्स HClO2 इज मोर एसिडिक देन HOCl, HClO3 is more acidic than these two, and HClO4 is most acidic than these all, right? ऐसे ही आप ब्रोमीन का भी आंसर इसी टाइप से दे सकते हो इसी के बेस पर। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, थे ना इजी से और अच्छे से, क्योंकि हैलोजन फैमिली आप कई बार पढ़ते रहते हो, 9-10 से ही आप डिस्कस कर रहे होते हो, तो काफ़ी फैमिलियर होते हो आप उससे। इंटर हैलोजन कंपाउंड पार्ट नया है जिस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको थोड़ा सा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस को अच्छे से पूरा बैलेंस फॉर्म में करिएगा, या बैलेंसिंग आनी चाहिए, और नहीं आ रही तो याद कर लो, क्योंकि इनमें नंबर कटते हैं आपके बैलेंसिंग के। आपको मैं चेकिंग के बेस पर बताऊं, और अभी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूं कि आप कॉपी में कैसे प्रेजेंट करोगे, लिखने का मैटर कैसे होना चाहिए कि आप 5 से 10 नंबर एग्जामिनर से और ले सकते हो एक्स्ट्रा, जो वो काटने जा रहा होगा वो काटेगा नहीं। तो उस पर मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगी, देखिएगा उसमें। तो यहाँ पर बैलेंसिंग जो रिएक्शंस की है इनऑर्गेनिक में बहुत ज़रूरी है, उसके मार्क्स कटेंगे नहीं तो आपके 1 नंबर की यदि एक रिएक्शन है तो आधा नंबर आपका बैलेंसिंग का ही चला जाएगा, चाहे आपने प्रोडक्ट सारे ठीक लिखे हों। और एक प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट भी लिखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मेन प्रोडक्ट, ठीक है। एंड ये याद करिएगा 6 रिएक्शंस है, 6-7 ज़्यादा नहीं है इसमें रिएक्शंस। ये इंटर हैलोजन की प्रिपरेशन की रिएक्शन है जो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता रही थी कि आपको ये याद करनी पड़ेंगी। जब एक्सेस में हम लेते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, डेवलप होती है, और कम कंसंट्रेशन लेंगे क्लोरीन या ब्रोमीन जो उसमें ऐड कर रहे हैं सेंट्रल एलिमेंट के साथ रिएक्शन के लिए, तो हमें उसकी कम ऑक्सीडेशन की का कंपाउंड मिलेगा। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा रिएक्शंस। एंड देन ये टेबल है ऑक्सो एसिड्स की जो मालूम होनी चाहिए, एंड क्लोरीन के ये 4 आपको स्ट्रक्चर याद करने हैं ऑक्सो एसिड्स के, नाम तो याद हो गए होंगे। दिस इज द लोअर वन HOCl जो सबसे वीक एसिड है, हाइपोक्लोरस एसिड। देन HOClO या HClO2 क्लोरस एसिड, देन क्लोरिक एसिड HClO3, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज द HClO4 जिसमें Cl की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसमें +5, +3 एंड देन +1 इज इन द HOCl, ठीक है। तो चलिए ये है आपका 17 ग्रुप एलिमेंट के बारे में डिस्कशन किया हमने। अब थोड़ा सा आपको बता दें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, अनअकैडमी के 6 to 12 क्लास के लिए है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसके काफ़ी फीचर्स जो हैं वो आपके प्लस जैसे ही हैं, लेकिन काफ़ी एडिशनल फीचर्स इसमें डाले गए हैं प्रॉब्लम्स को देखते हुए। इसमें स्टडी प्लानर आपको मिलेगा वीकली, मंथली,
एंड देन वीकली रिपोर्ट आपकी वहाँ से क्विज़ की फॉर्म में टेस्ट परफॉर्म करवा के, सीरीज टेस्ट सीरीज़ हैं जैसे, और क्विजेस करवा के आपकी परफॉर्मेंस वहाँ से बना ली जाएगी। एंड देन रिपोर्ट बनेगी उसकी एंड पेरेंट्स को दी जाएगी। पेरेंट्स को रेगुलर कनेक्शन में लिया जाएगा ताकि उनको जो एक प्रॉब्लम रहती है कि हमें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, तो वो उनके साथ रेगुलर टच में रहेंगे पेरेंट्स के। एंड पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, इसलिए आपको पर्सनल आपको टॉप एडुकेटर्स जो हैं वो गाइड करेंगे आपके कैरियर के बारे में, आपके स्टडी प्लान के बारे में। एंड नेचुरली पढ़ते हुए जो प्रॉब्लम्स आएंगी डाउट्स आएंगे, तो उन्हें लाइव डाउट सेशन से उनको सॉल्व भी किया जाएगा। तो है ना अमेजिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो देर मत करिए, जल्दी लीजिए। ये चार्जेस हैं ड्यूरेशन वाइज, सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस हैं अलग अलग 6, 7, 8 के। जितना ज़्यादा टाइम का आप लोगे उतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। एडिशनल प्रॉफिट के लिए आप रेफरल कोड DSL क्लासेस यदि आप डालते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये 9, 10, 11, 12 के चार्जेस हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ड्यूरेशन के। तो बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन है, ज़रूर लीजिए और फ़ायदा उठाइए टाइम रहते ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, फिर बात करते हैं 18th ग्रुप, हमारा लास्ट ग्रुप रह गया अब 18th ग्रुप P ब्लॉक, और फिर एक ओवरऑल पूरा देखेंगे, डिस्कशन पूरा करेंगे उसी के साथ साथ। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।